स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसे हम कैपिटल आर से निरूपित करते हैं और जो फोकस दूरी होती है जिसे हम स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है और उस संबंध का जो निगमन है वो किस तरह से किया जाता है। तो दर्पण तो हम ऐसी सतहों को कहते हैं जहां से परावर्तन हो सकता है। अब दर्पण भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, जो हमारे घरों में दर्पण लगे होते हैं जिनमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होते हैं। और दूसरे टाइप के होते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण बनाने के लिए आपको करना क्या है कि गोले के एक भाग को काट लेना है और काटने के बाद दो सतहें, एक तो दबी हुई सतह और दूसरी ये उभरी हुई सतह। तो अगर आप उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर देते हो तो परावर्तन होगा दबी हुई सतह से, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और अगर आप दबी हुई सतह को पॉलिश कर देते हो तो परावर्तन होगा उभरी हुई सतह से, इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन कोई सा भी गोलीय दर्पण हो उसको काटा जाता है गोले से ही, और उस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। और जैसे ही गोले के वक्रता केंद्र को हम दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ते हैं तो ये जो अक्ष बनकर हमारी तैयार होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है उससे लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये जो हमारा अवतल दर्पण है उसे गोले से काट करके बनाया होगा, उस गोले का जो केंद्र रहा होगा उसे हम कहेंगे वक्रता केंद्र, और इस वक्रता केंद्र और दर्पण के मध्य बिंदु की दूरी कहलाएगी क्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। और जब भी किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से पास होती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। और ये जो मुख्य फोकस है और दर्पण का जो मध्य बिंदु है, इनके बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। और हमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का ही संबंध पता करना है। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध निकालते हुए कुछ धारणाएं हैं, मतलब कुछ अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन तो ये कि जो प्रकाश किरणें हमने डाली हैं समानांतर ही सही, वो मध्य बिंदु के बिल्कुल पास में है, ज्यादा ऊपर नहीं डालनी है। दूसरी चीज क्या कि जितने भी कोण होंगे, चाहे वो आपतन कोण हो चाहे वो परावर्तन कोण हो, बहुत छोटा होगा। ये मानकर चलो 10 अंश से छोटा होगा। तो कभी भी साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं और कभी भी टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। पूरी प्रकाशिकी में ये जो हमारी धारणा है वो वैलिड है। तो ये जो प्रकाश किरण है जिसे हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर वो दर्पण के जाकर के टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतित किरण जो होती है वो जिस बिंदु पर जाकर टकराती है उस पर जब हम लंब डालते हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, या कहें अभिलंब। अब यहां पर आपको लंब कैसे डालना है कि जिस भी बिंदु पर ये प्रकाश किरण जाकर टकराती है उसको आपको गोले के केंद्र से या दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला देना है। क्योंकि हमने 10th क्लास में ये बात सीख रखी होती है कि किसी भी गोले के या किसी भी वृत्त की परिधि पर जो त्रिज्या होती है वो हमेशा लंबवत होती है। ये कोण कितना होता है, 90 अंश का। तो ये तो हो गई हमारी आपतित किरण, और जैसे ही वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से जोड़ा तो ये हो गया अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये आई है तो ये वाला कोण भी जो होगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का, ये भी कितना होगा, आई। और दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे हम निरूपित करेंगे कैपिटल एम से। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालना है, और वो लंब मुख्य अक्ष को जहां काटेगा उस बिंदु को हम मान लेते हैं एन। एक अवधारणा ये भी है कि ये जो हमारा दर्पण है इसका जो कर्वेचर या जो वक्र है वो बहुत कम है, मतलब इसमें बेंडिंग तो है लेकिन बहुत कम है। उससे होगा क्या कि जब भी हम मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो वो बिंदु जहां पर ये लंब मुख्य अक्ष को काटेगा वो बिल्कुल दर्पण के मध्य बिंदु के पास में होगा। तो कभी हमें एनएफ को एमएफ लिखना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले आप चलें त्रिभुज PCN या PCM में। देखो एन को हम एम लिख दें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस त्रिभुज के अंदर आप क्या करें, टेन थीटा निकालें। किस कोण का, कोण का नाम है PCN। ध्यान रहे कि जिस कोण को हम निकाल रहे होते हैं वो बीच में आता है। तो किसी भी कोण का अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। और लंब किसके बराबर है यहाँ पर PN के, और आधार किसके बराबर है CN के। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहां पर देखो एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा कोण PCN है
वो एंगल आई के बराबर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको ये पता होनी चाहिए कि जहां कहीं भी z बन रहा होता है तो z के ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब इन्हें कहते क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। वो बराबर है कि अगर ये कोण आई तो ये भी कोण आए। तो PCN की जगह मैं लिख देता हूं कोण आई। तो tan i किसके बराबर हो गया, PN/CN के। ये समीकरण नंबर 1 को ही हमने परिवर्तित किया है। अपनी धारणा में ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी कोण प्रकाशिकी में यूज होंगे वो बहुत छोटे कोण होंगे, 10 अंश से छोटे कोण। तो ये tan थीटा जो है उसे मैं थीटा लिख सकता हूं i। तो जो हमारा tan i है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, i में, और वो किसके बराबर होगा, PN/CM के। n को मैंने m लिख लिया है, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है त्रिभुज PFN में। तो त्रिभुज PFN आपको दिख रहा होगा, ये P है, ये F है, ये N है। इसमें फिर से आपको tan थीटा निकालना है, किसका, कोण PFN का, मतलब कोण F का निकालना है। वो किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के अंदर जो लंब है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो लंब है वो फिर से किसके बराबर होगा, PN के, और जो आधार है वो किसके बराबर होगा, FN के। अब एक चीज आप यहां पर देख सकते हो कि अगर Z में आपतित किरण और अभिलंब को लेकर के बनाऊं तो Z के ये जो दोनों कोण हैं वो बराबर होंगे। ये भी I है तो ये भी I होगा। दूसरा Z आप देख सकते हो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण से होता हुआ अगर मैं मुख्य अक्ष पर मुड़ जाता हूं तब भी Z ही तो बनना है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। तो ये कोण कितना होगा, I + I2I। तो ये जो कोण PFN है ये किसके बराबर होगा, tan 2I के। और tan 2I किसके बराबर हो जाएगा, लंब PN बटे आधार FN, और n को हम क्या लिख सकते हैं, m। और फिर से ये बात कि थीटा जो है वो बहुत छोटा है तो tan 2I भी जो होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, लगभग 2I, जो किसके बराबर आ जाएगा, PN/FM के। तो यह है हमारा समीकरण नंबर 2। और जैसे इस समीकरण में I का मान हम प्रथम समीकरण से डालेंगे PN/CM, तो क्या बनेगा, 2 गुणा PN/CM किसके बराबर है, PN/FM के। तो आप क्या देखोगे, PN से PN कट जाएगा, FM का गुणा अगर मैं 2 से कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2 गुणा FM जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, CM के। और यहां से जो FM है वो किसके बराबर आ जाएगा, CM/2 के। ये समीकरण हमें ये बता रहा है कि जो FM है दर्पण के मध्य बिंदु से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं, वो MC जो दर्पण के मध्य बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसकी आधी होती है। अब जिस प्रकार की प्रकृति वक्रता त्रिज्या की होगी वही प्रकृति फोकस दूरी की होगी। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि पूरी ही प्रकाशिकी में जब हमें किसी भी बिंदु की दूरी नापनी है तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है, दर्पण के मध्य बिंदु से। तो दर्पण के मध्य बिंदु से शुरू करके अगर उस बिंदु तक जाने के लिए हमें आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चलना पड़ रहा है तो वो दूरी ली जाती है ऋणात्मक। जैसे इस अवतल दर्पण के केस में अगर आप केंद्र तक जाओगे तो जो दूरी आपको चलनी पड़ेगी वो आपतित प्रकाश के विपरीत है, क्योंकि आपतित प्रकाश तो जा रहा है दाईं तरफ, हमें चलना पड़ रहा है बाईं तरफ। तो वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, ऋणात्मक। और अगर वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है तो फोकस दूरी भी कैसी होगी, ऋणात्मक। तो F जो होता है वो हमेशा R/2 के बराबर होता है। अगर R ऋणात्मक तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक, और अगर R धनात्मक है जैसा कि उत्तल दर्पण के लिए होता है तो फोकस दूरी भी कैसी होगी, धनात्मक। स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है और जो फोकस दूरी है उससे संबंधित सूत्र होता क्या है और उसका निगमन किस तरह से करते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि दर्पण सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है।